हेलो एवरीवन, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट पार्ट करेंगे और इसमें हम 100% एग्ज़ाम बेस्ड टॉप एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आप मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? संविधान बनाया, स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, युद्ध जीता या पद छोड़ दिया? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया, मतलब डेमोक्रेसी से वापस मोनार्की जैसा सिस्टम ला दिया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने किन देशों के खिलाफ विजय यात्रा शुरू की? एशियाई देशों के खिलाफ, अफ्रीकी देश, यूरोपीय देश या अमरीकी देश? तो सी ऑप्शन राइट है, यूरोपियन कंट्रीज़। नेपोलियन ने अपनी जीत की शुरुआत यूरोप के अलग अलग देशों से की। उसका एम पूरा यूरोप कंट्रोल करना था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने पुराने राजवंशों के साथ क्या किया? उन्हें मजबूत किया, उन्हें हटा दिया, उनसे समझौता किया या उन्हें अनदेखा किया? तो बी ऑप्शन राइट है, उन्हें हटा दिया गया और अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जीते गए क्षेत्रों की बागडोर किसे सौंपी? जनता को, सेना को, अपने परिवार के सदस्यों को या चर्च को? तो सी ऑप्शन राइट है, अपने परिवार के सदस्यों को। नेपोलियन ने अपने भाई बहन और रिलेटिव्स को अलग अलग जगह का रूलर बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन स्वयं को क्या मानता था? धार्मिक नेता, यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत, राजा का सेवक या डी व्यापारी? तो बी ऑप्शन राइट है, यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत। नेपोलियन खुद को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था, मतलब डेवलपमेंट करने वाला। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने किसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए? धर्म, निजी संपत्ति, व्यापार या सेना? तो बी ऑप्शन राइट है, निजी संपत्ति। मतलब कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन, पैसा या सामान बिना अनुमति के नहीं ले सकता था। नेपोलियन के कानूनों ने सबसे ज़्यादा निजी संपत्ति को सुरक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने किस प्रणाली को लागू किया? पहला है सामंती, दशमलव प्रणाली, जाति प्रणाली या राजशाही? तो बी ऑप्शन राइट है, दशमलव प्रणाली। नेपोलियन ने दशमलव प्रणाली लागू की, जिसमें मापतोल और गणना 10 के आधार पर होती है। इससे पहले अलग अलग जगह अलग अलग माप होते थे, जिससे कन्फ्यूजन होता था, लेकिन डेसिमल सिस्टम से सब कुछ आसान और स्टैंडर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है, नापतोल की किस प्रकार की प्रणाली लागू की? असमान, समान, धार्मिक या स्थानीय? तो बी ऑप्शन राइट है, समान, यूनिफॉर्म। नेपोलियन ने नापतोल की एक समान यानी यूनिफॉर्म प्रणाली शुरू की। अगला क्वेश्चन है, शुरू में लोगों की नेपोलियन के प्रति क्या भावना थी? नफरत, समर्थन, डर या उदासीनता? तो वो समर्थन करते थे, बी ऑप्शन राइट है। शुरुआत में लोगों ने नेपोलियन का समर्थन किया क्योंकि उसने कई अच्छे सुधार किए, जैसे समान कानून बनाया, नाप तोल को एक जैसा बनाया जिसमें दशमलव पद्धति आई। लोगों को लगा कि वह उसके जीवन में स्थिरता और विकास लेकर आया है, इसलिए वे उसके साथ थे। अगला क्वेश्चन है, बाद में लोग नेपोलियन को क्या मानने लगे? नायक, तानाशाह, उद्धारक या संत? तो बी ऑप्शन राइट है, तानाशाह। उसने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और लोगों को स्वतंत्रता की कमी होने लगी। इसी वजह से लोग उसे एक तानाशाह के रूप में देखने लगे। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, 1815 में नेपोलियन की हार कहाँ हुई? पेरिस में, वर्साई में, वाटरलू या रोम? तो सी ऑप्शन राइट है, वाटरलू। 1815 में नेपोलियन की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हार वाटरलू नाम की जगह पर हुई। यह लड़ाई ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों के साथ हुई थी, जिसमें नेपोलियन हार गया और यहीं से उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव कब तक रहा? तुरंत, उसकी मृत्यु के बाद, युद्ध के समय या कभी नहीं? तो बी ऑप्शन राइट है, उसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उसने कई सुधार किए थे, जैसे समान कानून, नाप तोल की समान प्रणाली, प्रशासनिक सुधार, और इन सुधारों का पूरा असर तुरंत नहीं दिखा। असल में जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई, तब भी उसके बनाए हुए कानून और व्यवस्थाएं यूरोप के कई देशों में ऐसे ही चलती रही, यानी उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा और बाद में साफ तौर पर दिखाई दिया। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। इस चित्र में नेपोलियन को एक शक्तिशाली नेता के रूप में दिखाया गया है। वह आल्प्स पार करते दिखाया गया है, और यह क्या थी? बहुत बड़ी और ऊंची पर्वत श्रृंखला जो यूरोप में स्थित है, और यह कई देशों में फैली है, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया। इस पिक्चर में नेपोलियन को एक बहादुर और शक्तिशाली नेता के रूप में दिखाया गया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? नेपोलियन का राज्याभिषेक, आल्प्स पार करता नेपोलियन, सभा या युद्ध? तो सी ऑप्शन राइट है, आल्प्स पार करते नेपोलियन को दिखाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, यह चित्र किसने बनाया था? तो बी ऑप्शन राइट है, जैक्स लुई डेविड ने बनाया था। और ये कौन था? नेपोलियन का दरबारी कलाकार था। नेक्स्ट है, चित्र में नेपोलियन किस पर सवार है? हाथी, घोड़ा, ऊंट या रथ? तो बी ऑप्शन राइट है, घोड़े पर सवार है, जो उसकी वीरता और नेतृत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को जीता वहाँ क्या फैलाया? धर्म, आधुनिक कानून, कर या युद्ध? तो बी ऑप्शन राइट है, आधुनिक कानून। नेपोलियन ने जहाँ जहाँ जीत हासिल की वहाँ मॉडर्न लॉज यानी नए कानून किए, जिससे समाज में समानता और व्यवस्था आई। अगला है, नेपोलियन के प्रति प्रारंभिक समर्थन का कारण क्या था? वह राजा था, उसने स्वतंत्रता दिलाने का वादा किया, वह अमीर था, सेना मजबूत थी? तो बी ऑप्शन राइट है, उसने स्वतंत्रता दिलाने का वादा किया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की नीतियों का अंतिम परिणाम क्या हुआ? स्थायी शांति, विरोध और असंतोष, विकास या धार्मिक सुधार? तो बी ऑप्शन राइट है, विरोध और असंतोष। धीरे धीरे लोगों को उसकी नीतियों से परेशानी होने लगी, जिससे विरोध और असंतोष बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? राजशाही, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, युद्ध या धर्म? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक अधिकार। ये विचार किस सदी में फ्रांस से बाहर फैले? 18वीं में, 19वीं में, 20वीं में या 17वीं में? तो बी ऑप्शन राइट है, 19वीं में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद उसके विचार स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। तो बी ऑप्शन राइट है, 19वीं। अगला क्वेश्चन है, इन विचारों के फैलने से यूरोप में क्या हुआ? राजशाही मजबूत हुई, सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, धर्म का विस्तार हुआ या युद्ध बंद हो गए? तो बी ऑप्शन राइट है, सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था का क्या अर्थ है? लोकतंत्र, जमींदारी आधारित व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था? तो बी ऑप्शन राइट है, जमींदारी आधारित व्यवस्था, मतलब कि जमीन आधारित व्यवस्था। जमीन जिनके पास, ताकत उसी के पास। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है, उपनिवेशिक समाजों ने किन विचारों को अपनाया? युद्ध को, दासता से मुक्ति, कर वृद्धि या धर्म परिवर्तन? तो बी ऑप्शन राइट है, दासता से मुक्ति। अगला है, उपनिवेशिक समाजों ने किसकी स्थापना के लिए आंदोलन किए? राजशाही, संप्रभु राष्ट्र, राज्य, सामंतवाद या चर्च? तो बी ऑप्शन राइट है, संप्रभु राष्ट्र राज्य। लोग चाहते थे कि उनका अपना देश हो, जहां अपनी सरकार हो और अपनी पहचान हो। अगला क्वेश्चन है, दासता से मुक्ति का क्या अर्थ है? राजा की सेवा, स्वतंत्रता प्राप्त करना, कर देना या युद्ध करना? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला है, टीपू सुल्तान किसके उदाहरण हैं? धार्मिक नेता, क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित शासक, व्यापारी या सैनिक? तो बी ऑप्शन राइट है, क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित शासक। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और वे स्वतंत्रता और आधुनिक विचारों से प्रेरित थे। राजा राम मोहन राय किससे प्रेरित थे? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के विचार से, धार्मिक आंदोलन या युद्ध से? तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रांसीसी क्रांति के विचार से। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किसके उदाहरण हैं? व्यापारियों के, क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित व्यक्तियों के? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? व्यापार बढ़ा, स्वतंत्रता और समानता का प्रसार हुआ, युद्ध बढ़े या धर्म बढ़ा? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता और समानता का प्रसार हुआ। अगला क्वेश्चन है, इन विचारों के कारण यूरोप में किस प्रकार का परिवर्तन आया? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, केवल आर्थिक, धार्मिक या कोई नहीं? तो कौन सा आंसर ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किन विचारों से प्रभावित थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के विचार से। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस क्रांति ने उनकी सोच को नई दिशा दी? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जुलाई क्रांति या औद्योगिक क्रांति? तो सी ऑप्शन राइट है, जुलाई क्रांति। वैसे तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, लेकिन 1830 की जुलाई क्रांति ने इन विचारों को और भी मजबूत बनाया। अगला क्वेश्चन है, 1830 में फ्रांस में कौन सी क्रांति हुई थी? तो बी ऑप्शन राइट है, जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद राजा राम मोहन राय का क्या व्यवहार था? उन्होंने खुशी मनाई, उन्होंने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया, उन्होंने विरोध किया या उन्होंने युद्ध किया? तो ए ऑप्शन राइट है, उन्होंने खुशी मनाई। क्यों? क्योंकि वे भी स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है, वे इंग्लैंड जाते समय कहाँ पहुँचे? पेरिस, केप टाउन, रोम या लंदन? तो बी ऑप्शन राइट है, केप टाउन, और ये साउथ अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, केप टाउन में उन्होंने क्या मांग की थी? तो सी ऑप्शन राइट है, क्रांतिकारी तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति मांगी थी।
अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक था? धर्म का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, व्यापार का या सेना का? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। तो यहाँ ख़त्म होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंप्लीट चैप्टर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम PYQs करेंगे और साथ में ही एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।